नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मेरा नाम नीरज है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधी आबादी की बात है। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी आई है ग्रांट थॉर्टन की, और जिसमें ये बात निकल के आई कि विमेन बॉसेस की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। यानी महिलाएं अपने ऑफिसेस को, कामकाज के जहाँ भी जगह वहाँ पे लीड करती हुई दिख रही हैं और उनका पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आवाज़ अड्डा में आज राजनीतिक चर्चा के बजाय इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शोज़ बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस रिपोर्ट की कुछ झलकियाँ मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से बड़ा दिलचस्पी मेरी बढ़ी इसमें। ये सर्वे किया गया 2000 में ही, इसी साल, कि किस तरीके से ऑफिस में वर्क कल्चर, विमेन पार्टिसिपेशन, बॉसेस की संख्या कैसे बदल रही है। तो इस रिपोर्ट का जो सबसे बढ़िया पार्ट ये लगा कि 2017 से उन्होंने कंपेयर किया। तब दुनिया भर का ये ग्लोबल स्टडी थी, उसमें विमेन बॉसेस की संख्या जो है 25% थी और 2022 में ये बढ़ के 32% हो गई है। तो ये तो ग्लोबल पिक्चर थी। लेकिन आप इंडिया में जब आप आते हैं तो ये संख्या बढ़ के 17 से 38% हो गई है। यानी बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी है विमेन लीडरशिप की, विमेन पार्टिसिपेशन की भी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा। दूसरा, ये सर्वे कहता है कि वर्क फ्रॉम होम, ये अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू कोविड, उसकी वजह से रिलैक्स हुआ। लोगों को काम के घंटे में थोड़ा आराम हुआ कि अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसने बड़ी मदद की। 63% लोगों ने इस सर्वे में माना, जिन महिलाओं के बीच में हुआ, कि इसकी वजह से काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ और ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने में भी इसने काम किया। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आई कि जो वर्क कल्चर है उसमें बहुत सुधार हुआ है, और सुधारने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका दबाव है। यानी जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये दबाव डाला कि विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन लीडरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये स्टडी की खास बात है। किस किस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इस तरीके के नतीजे निकल के आए, तो एजुकेशन में आप देखिए 30% विमेन बॉस के रूप में है और 39% जो है बाकी कामकाज करती हैं या कर्मचारी कह सकते हैं आप। सेकंड जो टॉप सेक्टर है वेलनेस का है एंड फिटनेस का है, जहाँ 24% फीमेल बॉसेज हैं, 33% एम्प्लॉयज़ हैं। मीडिया में भी अच्छी खबर है, 23% बॉसेज हैं, 31% एम्प्लॉयज़ इसमें निकल के आई हैं। तो ये इसके अलावा कई और सेक्टर से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो कि संकेत ये देता है कि जो नया वर्क कल्चर आ रहा है, खासतौर पे जो स्टार्टअप्स बहुत सारे बने हैं, उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है बॉसेस का भी, फीमेल का भी। 45% का नतीजा निकल के आया कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी महिलाएं जो है वो बॉस के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये नंबर्स कुछ अलग कहानी बताते हैं, इसलिए हमने सोचा इस पे आज बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इन नंबर्स के पीछे बहुत सारी कहानी होती है। नंबर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या रियल में पिक्चर वो बदली है? क्या कामकाज की परिस्थितियां वैसे ठीक हुई हैं? क्या इक्वल वर्क मिलता है? सैलरी में जो बड़ा बहुत डिफरेंस की बातें आती रहती, उसमें किस तरीके की चीज़ें हुई हैं? और क्या सबसे ज़रूरी जो है, जो मेल मेंटालिटी है, वो चेंज हो रही है क्या? क्योंकि इतना बड़ा अगर बदलाव आ रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आया हो और वो इस चीज़ को एनकरेज कर रहे हो, और सबसे बड़ी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ें, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्टली एक क्वेश्चन है जो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन है वो अभी भी एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत लो है, 21% है केवल, जबकि वहाँ पे 79% है। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारा जो बहुत ज़्यादा जो कामकाज करने वाले जो वर्किंग विमेन हो सकती हैं उनकी संख्या कम है। शायद हमको लगता है ग्रोथ में इसका भी एक बड़ा हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा दूँ। बेहद खास मेहमान हमने रखे चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं IPS ऑफिसर हैं और बिलासपुर की SSP पारुल माथुर जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके साथ ही टीम लीज की को फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जी हैं। अक्सर हम लोग इनसे बातचीत करते रहते हैं और जिस बिजनेस में ये है उससे और अच्छा अंदाज़ा हमें लगेगा कि किस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं। वी मेंटर की को फाउंडर हमारे साथ हैं मीनू भाटिया जी। क्रिएटिव गैलीलियो की फाउंडर प्रेरणा झुंझुनवाला जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और BBC में करीब 1.5 दशक तक संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत जी, आपका भी और सभी लोगों का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो जैसा कि हमने कहा कि नंबर्स तो बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत एनकरेजिंग है और ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन
क्या ग्राउंड पे तस्वीर है, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं हमारी जो लेडी बॉसेस हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, उनसे शुरू करते हैं। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है कि फोर्स में विमेन बॉस हो, माथुर जी हैं। पारुल जी बताइए, क्या ये जो खबर आप देख रही हैं, जो ग्रांट थॉर्टन की ग्लोबल रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का पार्ट है, ये रिपोर्ट एक्चुअली ग्राउंड रिफ्लेक्शन है या थोड़ा भी डिफरेंसेस हैं ज़्यादा? नहीं, आई थिंक दीज आर वेरी इनकरेजिंग फिगर्स, बहुत ही पॉजिटिव फिगर्स हैं जो ये आप दिखा रहे हैं। और हम लोग ग्राउंड में भी देखते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के मतलब बिलासपुर जिले में पदस्थ हूँ और इसके पहले भी कई जगह रही हूँ, तो ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है। कई तरह के लीडरशिप रोल्स में अब हम लोग महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं, और इनफैक्ट कोई लेडी ऑफिसर या कोई लेडी बॉस होती है तो वो मेरे साथ इंटरेक्ट करने में और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक महिला अधिकारी होने के नाते मैं ज्यादा उनकी बातों को समझ पाऊंगी। तो आई थिंक एक काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज तो सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े आई डोंट थिंक इसमें कोई फजिंग है। आई थिंक जमीनी स्तर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप रोल्स में महिलाएं काफी आगे आ रही। पारुल जी, चूँकि आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो जब हम लोग अनऑफिशियली बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग क्या बोलते हैं, कप्तान साहिबा बोलते हैं, मैडम सर बोलते हैं, किस तरह से आपको, चूँकि आपके डिपार्टमेंट में मेल का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए हमें। आई थिंक सर बहुत मतलब बिना सोचे समझे एक वर्ड सर निकलता है जब हम किसी अथॉरिटी फिगर की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल वो रहता है। और मतलब जैसे हम लोग किसी को ब्रीफ कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो मतलब यस सर ऐसे मतलब वो करते हैं, वो एक रिफ्लेक्स है कि किसी अथॉरिटी फिगर से जब हम बात करते हैं तो सर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे बात करते हैं। मैडम भी या कप्तान साहिबा, पुलिस अधीक्षिका, मतलब कई तरह के संबोधन हैं, उसमें वेरिएशन होता रहता है। यस, परफेक्ट। ऋतुपर्णा जी, चूंकि आप तो टीम लीड है, काम भी यही है आप लोगों का, आप ज़्यादा अच्छे से हमें समझा सकती हैं। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट क्या एक मेंटल चेंज की तरफ इशारा कर रही है? एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। ऐसा रिपोर्ट जब सुनने को आता है अच्छा तो लगता ही है, सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी एनकरेजिंग। एंड अगर क्वेश्चन ये है, सवाल है कि हम बेहतर है पिछले 3-4 साल में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर डिबेट में, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्यादा अपना हुनर स्किल वर्क प्लेस में दिखाने का मौका मिल रहा है। However, side by side आपको मैं बोलना चाहूंगी कि it's not that it's absolutely glorious yet, क्योंकि हमारा women labor workforce participation हिल ही नहीं है completely, or rather unfortunate part is that पिछले 1 साल में शायद घट चुका है। So actually ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको होलिस्टिकली देखना जरूरी है। और रिपोर्ट में जो सब सेक्टर्स को कवर किया गया है, ये सारा सेक्टर्स में इन एनी केस महिलाओं को opportunities historically भी ज़्यादा मिलती रही है। So ये sectors, let me put it this way, are women-friendly sectors per se in any case, and hence I'm not even surprised that ये सारे sectors में women को ज़्यादा opportunity मिल रहा है managerial roles में, क्योंकि in any case इनका जो funnel है, इसमें women employees का entry होना और आगे बढ़ना are more likely to happen than बाकी सारे sectors में. So I think the selection of sectors are such that yes, of course, यहाँ women employees को ज़्यादा opportunity मिलेगी. But then problem ये है कि बहुत सारे sectors हैं, manufacturing sector है, बहुत सारे like retail, e-commerce sectors हैं, जहाँ बहुत sizable amount में hiring हो रही है. But I'm not sure कि leaders वो leadership position, women actually are reaching those leadership positions. And जैसे कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, I think this concept of making certain reference, like sir is a sign of authority. And unfortunately, even आपके जो show में अभी आप boss के सामने महिला जोड़ रहे हैं, क्योंकि otherwise boss का मतलब होता है a male boss. So I think these are some of those worrying social issues.
I don't think we have overcome them. And there's a lot more that we need to do ताकि women मैनेजरियल पोजीशन में आए और मैनेजरियल पोजीशन से आगे बढ़ के लीडरशिप पोजीशन में पहुंचे, बोर्ड में पहुंचे। वो जो डिस्टेंस है अभी काफी वाइड है। सो अभी वो लाइक देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, बट मैं नहीं कह सकती हूँ कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी और एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ विमेन को वर्कफोर्स में लाने के लिए और फॉर्मल वर्कफोर्स में लाने के लिए। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। विमेन सारे काम कर रहे हैं, बट ज्यादातर विमेन इनफॉर्मल वर्कफोर्स में स्टिल काम कर रहे हैं। एंड सो देयर आर मेनी इंटर रिलेटेड इश्यूज। अगर आप चाहें तो प्रॉब्ली लेटर इन द शो वी कैन डिस्कस ऑल दैट। करेक्ट, बड़े बड़े सारे आपकी बात से ही सवाल निकल रहे हैं। ये बात आपने सही कही कि मुझे महिला शब्द इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये सर्वे है और जिस तरीके की स्टीरियोटाइप चलता रहा है उसमें इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसको समझना कि बॉस कोट अनकोट इटसेल्फ एक पोजीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति हो वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सर्वे उसी तरीके का है, अब हमारे दो लोग ऐसे हैं जो रियल मायने में बॉस हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, अपने तरीके से फैसले लेते हैं। उनको शायद अच्छा मैं जानना भी चाहूँगा कि आप लोग पूछ के फैसले लेते हैं, कैसे लेते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? मीनू जी आप बताइए पहले। अच्छा एक चीज़ और बिल्कुल इनफॉर्मल और खुल के बताइए, बिल्कुल कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मीनू जी, जो आप बिज़नेस कर रही हैं, आपने एक कंपनी शुरू की, आप उसके मालिक हैं, आप उसको ठीक से चला रही हैं, अपने तरीके से चला रही हैं, तो एज ए बॉस किस तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है, रिफ्लेक्शन मिलते हैं, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं पे हिकअप होता है, या जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर से मिलने गई तो वहाँ आपके एक्सपीरियंसेस बदल जाते हैं? अपना एक्सपीरियंस बताइए हमें आप। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी इन्वेस्टर ने मुझे कभी महिला के रूप में देखा। उन्होंने हमेशा मेरा बिजनेस देखा। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हमें खुद के अंदर वो एक खुद का विश्वास कभी कभी शुरू में नहीं होता है कि हमने एक जॉब छोड़ के अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो कभी कभी हमें खुद पे डाउट होता है। जब भी मैं दूसरी लड़कियों को जब मैं मेंटर करती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि पहले तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिकॉज कहीं पे बचपन से भी हमें ये सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको खुद को स्पॉटलाइट में नहीं रखना चाहिए। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम वो बिलीफ से बाहर निकले। एंड जब हम किसी इन्वेस्टर के पास जाएं, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक लेडी हैं, कि आप एक मेल हैं। इट्स अबाउट आपका बिलीफ क्या है उस बिजनेस में, आपका बिलीफ क्या है उस आइडिया में। तो आई थिंक वो एक चीज़ फॉर्चुनेटली मुझे कभी मैंने कभी उसको महसूस नहीं किया। बट मुझे ये भी जब मैं बाकी अपने सर्कल में एंटरप्रेन्योर से बात करती हूँ, मुझे ये भी पता है कि होते हैं ये, जैसे ऋतुपर्णा जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये अभी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मेल फीमेल एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है कि ये विमेन लेड एंटरप्राइज है। तो उसमें उनको कभी कभी विमेन काफी सारे प्रोजेक्ट नहीं करती हैं अपने नंबर्स ठीक से, या अंडर एस्टिमेट करती हैं उन नंबर्स को। सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो हमें उस माहौल से, अपने मन के माहौल से बाहर निकलना होता है कि ये हमारा बिजनेस है, ये हम बिलीव करते हैं इस आइडिया में, एंड इस बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उस बिलीफ के साथ जब हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर भी उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको तो दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे अभी थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक्स हैं। तो क्या एक्सेप्टेंस, या उनको लगता है अरे ठीक है बॉस है तो क्या हुआ, काम तो हम ही लोग करते हैं, ऐसी भी सोच होती है क्या? मुझे ऐसे लगता है कि ये आपके ऊपर एज अ बॉस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना आपके टीम को समझ पा रहे हो। जैसे टीम में रहता है कि हर एक जन का एक मोटिवेशन रहता है, हर एक का अपना अपना एक एस्पिरेशन रहता है। तो ऐसे भी बहुत बॉसेस होते हैं जो मैनेज करते हैं। बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप मैनेज नहीं करके अगर आप मेंटर करते हो अपनी टीम को समझते हो कि उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उन्हें कहाँ जाना है लाइफ में, उनके करियर गोल्स कहाँ हैं। आई थिंक जब वो कॉन्वर्जेशन आ जाता है तो टीम का आपकी तरफ
एक एटीट्यूड ही अलग हो जाता है. देन इट्स नॉट अबाउट कि आप लेडी बॉस हो कि मेल बॉस हो. एंड ऑफ द डे उनको अपने करियर की भी एक चिंता होती है. एंड अगर लेडी वो आके कोई भी, नॉट लेडी बट कोई भी बॉस अगर उसको एड्रेस करता है तो आई थिंक वहां पे आप टीम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं. परफेक्ट. प्रेरणा जी, क्या मैं इसको ये समझूं कि एक जेंडर बैलेंस की तरफ एक बड़ी इंडिकेशन है, ये एक्सेप्टेंस है और तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, और जो जिस मेंटल ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं वो अब टूट रहा है और एक्सेप्टेंस है, कोई फ़र्क नहीं, हाँ ठीक है हमारे बॉस कोई भी हो सकती. क्योंकि देखिए ये भले ही कितना लोग कहें, लेकिन ये सर्वे इस तरफ, अगर इस तरह के सर्वे भी हो रहे हैं तो ये अपने आप इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये सर्वे, नीरज जी, फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट ये सर्विस क्यों हुई? ये सर्विस इसलिए हुई क्योंकि दैट बायस एग्जिस्ट. हम एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें, दैट बायस एग्जिस्ट. दैट इज द रीजन दिस सर्वे हैपेंड. मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुकी, एक सक्सेसफुल बिजनेस बेच चुकी, एंड देन आई वेंट टू द मार्केट टू रेज फंड अगेन. आई वाज एबल टू गेट दैट टर्म शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे आज, तो खाली 6% women founders get funded. एंड जब तक ये women founders सीरीज बी तक पहुंचती है, तब तक वो फंडिंग 2% से लेस कंपनीज होती है जिसकी women founders होती है. आज भी हमारे देश में अबाउट 85% ऑफ यूनिकॉर्न्स के कोई women founders नहीं है. हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो न्यू एज बिजनेस है, ये स्टार्टअप की दुनिया, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ग्रोथ ड्राइवर. एंड इसमें women participation is extremely important. जब women इस इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगी तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, डाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा है, और वो और यंग women को इंस्पायर करेंगी. हमारे लिए अच्छा क्या चीज है? हमारे लिए अच्छी ये चीज है कि आज बिजनेसेस, फंड्स ये समझ रही हैं that we have to go and support women. इसके लिए there are many such funds, many such people who are making active steps. Example, CXXO of Kalari Capital, right? It's a woman-focused fund. She Capital, it's a woman-focused fund. But I also think कि ये support चलते रहना पड़ेगा through the entire journey of entrepreneurship, from founding to funding a business in their successful rounds. वो support का system continuously जारी रहना पड़ेगा. Otherwise, हम बातें कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं that as a women leader we are not facing the bias, but the facts and statistics are not supporting this, right? Yes, अगर आप देखेंगे कि some sectors, right, education being one of them, there are women leaders, but आप deep tech का नंबर उठा के देखो, आप manufacturing का नंबर उठा के देखो, वहां पर ये numbers, there will be minuscule numbers which will not support this women diversity or women empowerment matters at all. So I think things are improving, but I think we have a long way to go. प्रेरणा जी, एक सवाल और आपसे, जो कि आपने कहा कि जब सीरीज बी सी की फंडिंग तक मामला पहुंचता है तो 2-3% ही रह जाता है. इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ट्रस्ट फैक्टर कम होता है या कोई और रीजंस हो सकते हैं? आप हमें एनलाइटन करें. लंदन बिजनेस स्कूल ने एक बहुत अच्छा सर्वे किया था वेयर दे एक्चुअली पुट द सेम पिच डेक, खाली नाम चेंज कर दिया वुमेन फाउंडर और मेल फाउंडर का, एंड इट टर्न्ड आउट दैट सेम पिच डेक पे मोर मेल फाउंडर्स वर गेटिंग फंडिंग, खाली नाम ही अलग था, एंड वुमेन फाउंडर को लेस फंडिंग मिलती थी. इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, राइट? पहले तो सर्टेन बेसिक रीजंस होती है that women founders obviously face more hiring issues, right? जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, obviously you have to attract the best talent, and कहीं ना कहीं वो mindset रहता है कि do I want to really be serving a woman boss? Yes, that's changing, but it's not that we are rated as the same as men, right? Funding 6% फंडिंग हो रही है women startups की, right? Anybody is worried कि पता नहीं है सीरीज बी के बाद कहाँ तक जाएगा. मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग, राइट? जो एबिलिटीज आज मेन के पास है विद मेल मेंटर्स या नेटवर्क्स अवेलेबल है, वो सपोर्ट वुमेन को अवेलेबल नहीं है, एंड देयर इज डेफिनेटली एन अनकॉन्शियस बायस दैट इज देयर. एंड ऑनेस्टली वन ऑफ द वेरी बिग इश्यूज दैट वी फेस फॉर वुमेन टुडे इज पर्सनल ब्रांडिंग, राइट? अभी आप देखो कितने women, how many women do we have in India today, right? Millions of women in India.
बट आप देखो कि कितने women की पर्सनल ब्रांडिंग हुई है who are on the forefront of change, right? आप and you can count them on your fingers. There will be a Falguni Nayar, there will be a Nirmala Sitaraman, there will be a Kalpana Chawla, there will be, but there are just very few, and that is why we can count it in our finger, just on our fingers. So the point is simple, that there is that unconscious bias. People are making those steps, but yeah, अगर hiring, funding, networking, ये सब कुछ challenges सामने दिख रही है, तो obviously as we go further, the challenges become bigger and bigger. Funding becomes lesser and lesser, and that's the main reason. परफेक्ट। शिवकांत जी, आपने अभी सुना 4 लोगों की बातें, क्या इसको मैं एक बदलाव के तौर पे देखूं, या अभी एक बहुत ही हम लोग सर्वे की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो अभी भी क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पे ये चीज़ें रोकती हैं, ईगो क्लैश हो गया, या बांध के रखना, काम नहीं करने देना, या आगे नहीं बढ़ने देना। और अभी तो मैं चूँकि बॉस वाला सर्वे इसमें, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन का भी बड़ा इशू खड़ा होता है। आपका सर्वे, आपका अनुमान क्या कहता है, जो कि आप तो बहुत विकसित और विकासशील और अविकसित तमाम तरह के समाजों का अध्ययन करते रहते हैं? देखिए, दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। अब आप, भारत के इतने सारे पहलू हैं कि केवल एक सर्वे से, और सेवा क्षेत्र की खास तौर पे बात हो रही है, जितने भी क्षेत्र भी आपने गिनाए जहां महिलाएं आगे बढ़ी हैं, तो वो ज्यादा जैसा कि ऋतुपर्णा जी ने भी कहा कि ये महिला जो है वो विमेन फ्रेंडली क्षेत्र हैं। लेकिन भारत में पहली बात तो ये है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं जिसको काम ही नहीं गिना जाता। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो वाकई जिनको काम गिना जाता है, लेकिन उनकी हमारे पास कोई गिनती नहीं है। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बाकी तमाम तरह के कामों से रिलेटेड है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो वो गिनती में ही नहीं आते। और जिस हम मेनली शहरी वर्ग की, पढ़े लिखे वर्ग की बात कर रहे हैं, और उसमें से भी सेवा क्षेत्र की मूलभूत हम बातें कर रहे हैं, जिसमें चाहे आप इकोसिस्टम जो है वो स्टार्टअप का देखें तो उस स्पेसिफिकली वो भी है इसमें शामिल, तो उसमें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन इससे मतलब खुश होकर के हम ये समझें कि पूरे भारत की तस्वीर बदल रही है, ये मुझे लगता है गलतफहमी में जीना होगा। भारत क्यों, हम बाहर अगर निकल के देखें, फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं उसमें 15% ऐसी कंपनियां हैं जिसमें महिला बॉस हैं। वैसे आप देशों की बात करें तो अमेरिका काफी पीछे, मतलब पारंपरिक तौर पे नॉर्वे, आपका फिनलैंड, फ्रांस, स्पेन, इस तरह के देश जो हैं वो आगे रहे हैं। अगर महिलाओं के बोर्डरूम में जो महिलाओं की संख्या है उसकी हम बात करें तो यूरोप का वैसे लक्ष्य है, यूरोप की जो चेयरमैन है वो ये चाहती हैं कि 2025 तक 40% जो बोर्डरूम के स्थान हैं वो महिलाओं के होने चाहिए। वो तो बल्कि रिजर्वेशन तक की इसकी बात करती हैं, लेकिन 40% तक पहुंचने में अभी काफी देर है। नॉर्वे में 40% हो गया है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। कुछ सर्वे आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि 39%, 38% के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो सर्वे काफी व्यापक नहीं है। तो कुल मिला के सब जगह स्थिति ऐसी ही है। अब आप यहाँ जो है बड़े ब्रांड देख लें, जैसे ब्यूटी के ब्रांड देख लें, शनेल की जो सीईओ है वो महिला है, लेकिन दुनिया भर के ब्यूटी ब्रांड है कि कितने ब्यूटी ब्रांड ऐसे हैं जिनकी सीईओ महिलाएं हैं, कितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी सीईओ महिलाएं हैं। ये बताइए, सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक हैं, फंडिंग की बात हो रही थी, कमर्शियल बैंक की सीईओ महिलाएं क्यों नहीं है? सब जानते हैं, और ये हर बिजनेस स्कूल मानता है कि जहां तक कारोबारी सेंस की बात है, जहां तक प्रूडेंस की बात है, जहां तक पैसे को, वित्त को हैंडल करने की बात है, महिलाएं पुरुषों से बेहतर साबित होती हैं। लेकिन इसके बावजूद कमर्शियल बैंक की हेड महिला आपको बहुत कम देखेंगे। तो ये सारी ग्लास सीलिंग्स हैं, क्यों हैं? इसके पीछे सांस्कृतिक कारण है, मानसिक कारण, शिवकांत जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये हर समाज की लगभग यही स्थिति है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे हो जाना चाहता हूँ, क्या लीडरशिप के रोल में, मतलब पार्टिसिपेशन में तो चलिए लोग, बहुत सारी महिलाएं बैंक्स में काम करती हैं, हर सेक्टर में लगभग, जितने भी सर्वे में हमारे 6-7 सेक्टर हैं, लेकिन जब लीडरशिप के रोल की बात आती है तो फिर से एक बात, वो
हावी हो जाता है दिमाग में, अरे नहीं नहीं लीडरशिप में कैसे, ऐसा होता है क्या? या कि जैसे बोर्ड बैठा है उसमें, या किसी को CEO बनाना, चेयरमैन बनाना, CEO बनाना, तो वहाँ पे फिर वो एक कन्वेंशनल माइंडसेट काम कर जाता है। लीडरशिप में अभी भी एक्सेप्टेंस में थोड़ा दिक्कत है। जब महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, महिला महारानी हो सकती है, तो महिला लीडर क्यों नहीं सकती? कंपनी ऐसी कौन सी जो है वो अफलातून है कि कंपनी की हेड महिला नहीं हो सकती? ये केवल एक मानसिक जो है शिकंजा बना हुआ है लोगों का। और मुझे लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस वक्त कंपनियों के हेड हैं या कंपनियों के डायरेक्टर हैं या कंपनियों के CEO हैं, वो पुरुष हैं, और उनको मतलब ये है कि अपने बराबर जो महिला है, तो एक अजीब तरह की झिझक है, या उसे कह लीजिए एक तरह का संदेह है, जिसकी वजह से वो उस पायदान पर आने नहीं देना चाहते। मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा कारण है। जब ये, जिसको ग्लास सीलिंग लोग कहते हैं, जब ये दीवार टूटेगी, जब ये सीलिंग टूटेगी, तब चीजें आसान हो जाएंगी। राजनीति में आसान हो गई ना, राजनीति में बड़ा आम है, महिलाएं मंत्री बनती हैं। ये ठीक है कि वित्त मंत्री कम महिला, वहां भी देखिए ये एक अजीब सा विरोधाभास है। प्रधानमंत्री महिलाएं हैं, वित्त मंत्री कम महिला है, क्यों? तो ये भारत में वित्त मंत्री महिला है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी देशों में वित्त मंत्री महिलाएं क्यों नहीं है? और देखिए कितने पढ़े, इस शिक्षा का इससे संबंध नहीं है। जापान बहुत पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन माचो कल्चर है, 2% भी वहां जो है महिलाएं बोर्डरूम में नहीं है। दक्षिण कोरिया और जापान दुनिया में सबसे खराब देश है इस मामले में, जबकि उनको सबसे आगे होना चाहिए। तो ये विचित्र सा विरोधाभास, ये एक बड़ा विचित्र सा विरोधाभास है। और आप, हमारे यहाँ तो रक्षा मंत्री निर्मला जी रह चुकी हैं, वित्त मंत्री इस समय, प्रेसिडेंट पहले रह चुकी, इस वक्त की प्रेसिडेंट भी महिला है, और दुनिया के तमाम देशों में अगर आप देखिए फिर भी शायद वो कहीं एक मिलिट्री ब्लॉक है। पारुल जी, आप एक जिले की लॉ एंड ऑर्डर की मालिक है ना, तो एज ए बॉस आपको कामकाज में किस तरीके की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो आप मेल फीमेल वाला नहीं, किस तरीके की चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो फिर उससे मैं फिर समझने की कोशिश करूं कि कहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। जी, ये पद ऐसा है जहाँ पे बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भले ही वो जिले में कोई भी संगीन क्राइम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट VIP मूवमेंट हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट ही हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पुलिस ऑफ कोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सब जगह पहुंचती है। इसके थोड़े ही टाइम पहले हम लोग कोविड ड्यूटीज में भी बिल्कुल आगे से आगे बढ़कर मेडिकल टीम्स के साथ काम कर रहे थे। तो पुलिस के दायित्व तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के हमेशा ही रहे हैं, और किसी भी बड़े जिले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो मुझे मगर बहुत सारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था उससे एक बात जरूर लगी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि आई थिंक प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर डूइंग मच बेटर। आई मीन हम अपने स्टेट में अगर देखें या मैं और अपने जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर लीडिंग, हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस, भले ही वो SPs हों, कलेक्टर्स हों, या मंत्रालय में भी टॉप जो अच्छे वो मंत्री वो माने जाते हैं, डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा तो बहुत सारा संपर्क रूरल महिलाओं से भी होता है, जो यहाँ पे महिला सरपंचों के लिए भी जो रिजर्वेशन है, तो इनफैक्ट कुछ समय पहले तक भी एक कॉन्सेप्ट था सरपंच पति, जहाँ महिला सरपंच है वहाँ पे सरपंच पति उनका रोल रहता था या चीजें रहती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब हम जब हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं तो जो महिला सरपंच है वो खुद सामने आती हैं, वो खुद काम कर रही हैं, वो खुद अपनी बातों को रखती हैं। तो आई रियली थिंक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने और जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, ये स्पायर्स को काफी हद तक तोड़ने में वो कामयाब हुए हैं। नॉट जस्ट एट IAS IPS लेवल, हमारे यहाँ जो स्टेट सर्विसेज है उसमें भी महिला आरक्षक से लेके महिला TIs, महिला थाना प्रभारी थाने चला रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर में ये एक अच्छा एक सिनेरियो आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। पारुल जी, एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको स्पिरिट में लीजिएगा। आपके कैडर में, यानी जो IPS है उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे हमारे जानने वाली भी कई लोग अभी रिसेंटली सेलेक्ट भी हुई हैं,
कभी ऐसा आप लोगों को फील होता है कि उस कैडर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई मन में हो, सामने तो नहीं कर सकते जो कि आप बिल्कुल बराबर के पावर रैंक रखती हैं, ऐसा फील होता है कभी? फ्रैंकली लाइक यू सेड, ओपनली ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और जहां तक हम पोस्टिंग्स का भी सवाल देखते हैं, उसमें भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ है। आई रियली फील यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल एट द एंड ऑफ द डे। इट डजंट मैटर आप महिला हैं या पुरुष हैं, इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई अ लीडरशिप रोल, व्हाट आर योर सीनियर्स लुकिंग फॉर? दे वांट अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज एबल टू डिलीवर द जॉब, दैट इज द एंड रिक्वायरमेंट। और अगर वो प्रोफेशनलिज्म एक महिला दिखा रही है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर वो एक प्रोफेशनलिज्म को एक पुरुष दिखा रहे हैं तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने तो कभी फ्रैंकली ऐसा कोई बायस फेस नहीं किया है। हाँ, एक का चीज जरूर लगती है कि जैसे मेल ऑफिसर्स हैं, उनकी एक मेल बॉन्डिंग अलग लेवल की होती है। दे कैन प्रोबेबली गो आउट फॉर अ सिगरेट टुगेदर, दे कैन प्रोबेबली शेयर अ ड्रिंक टुगेदर, व्हिच आई विल नेवर बी एबल टू डू, राइट? सो समटाइम्स आई फील कि एक मेल बॉन्डिंग, क्योंकि एक मेल डोमिनेटिंग ओवरऑल एक कल्चर है और डिपार्टमेंट में भी होता ही है, तो दैट इज अ वेरी माइनर थिंग। But at a professional level, I have not noticed this. परफेक्ट। मैं ऋतुपर्णा जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूँ, इसका जवाब मैं दोबारा तो लूँगा कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी स्थिति है, तो मेरा सवाल इसमें ये है, जिसका जवाब मैं आपसे थोड़ी देर बाद लूँगा, कि क्या जॉब गारंटी है प्लस रुतबा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आपके पास, इसलिए थोड़ा डर भी काम करता है, भाई पारुल मैम को मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ, अब उनसे गुस्सा रहूँ ना रहूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या ये फैक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ज़्यादा मैटर करता है कि अब एसएसपी साहिबा हैं तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी, मैं कितना ही बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हूँ, प्लस हमारी जॉब की इतनी ज़बरदस्त गारंटी है सरकारी में कि कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। लेकिन ऋतुपर्णा जी, जब सिलेक्शन की बारी आती है तो आप लोग उस फर्म में काम करते हैं कि विमेन को प्रमोट करना है बॉस के लिए, लीडरशिप रोल के लिए, रादर बॉस लीडरशिप रोल के लिए किसी भी फंक्शन में, क्या उसमें जब चयन प्रक्रिया होती है, जो उसके फॉर्मेट्स हैं, जो उसके कॉन्टोर्स हैं, उसमें कुछ आपको दिखता है कि भेदभाव होता है, लोगों को थोड़ा सा रिलेक्टेंसी रहती है, करे नहीं दूसरे को, ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली अब तक जो कॉन्वर्सेशन था, एक तो कमेंट्स में उसके बारे में बोलना चाहूंगी, एंड देन आई विल रिस्पोंड टू योर क्वेश्चन। I think few of the things, for example, जैसे कुछ देर पहले हम फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग में डिसएडवांटेज कभी-कभी एक्सपीरियंस होती है। The question is, and that's the reason मैं बता रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है is much deeper than us getting excited एक सर्वे देखकर। The thing is that जो लोग चयन कर रहे हैं या जो लोग वो डिसीजन ले रहे हैं कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को चूज करें या एक मेल एंटरप्रेन्योर को चूज करें, अगर उसका डाइवर्सिफिकेशन हम देखें, हम रियलाइज करेंगे कि वहां पे कितने रिप्रेजेंटेशन है वुमेन के। और यही शुरुआत है। ये सिर्फ एक मैनेजरियल और लीडरशिप की क्वेश्चन नहीं है। ये जो फनल है, विमेन एम्प्लॉइज एंटर करते हैं वर्कफोर्स में, इनको हम रिटेन कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ताकि वो जाके वो जो पोजीशंस है वहां पे एक इक्वल और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशंस बन पाए, तभी जाके बाकी महिलाओं को आगे जाके अपॉर्चुनिटीज या एन इक्वल स्टैंडिंग या अपने आप को शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड ये प्रॉब्लम जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को ब्लेम करने की जरूरत है, हाँ, there are societal changes, there are regulatory and policy related changes जो हमें चाहिए to drive this so that it becomes an equitable play, but side by side मुझे लगता है कि women को भी इसमें contribute करने चाहिए। जैसे one very interesting, the education level of urban India amongst women is much higher than rural India, right? हम सबको पता है, but strangely women labor workforce participation in urban India is worse than in rural India. So इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये जो महिलाएं हैं जो अपने आप को लिटरेट बना रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, ये लोग वर्कफोर्स पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लोग ऑप्ट आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग ऑप्ट आउट करने लगे, आगे जाके सारे महिलाओं को प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे फंडिंग की होगी या पॉलिसी चेंज करना होगा।
हाल ही में हमने मैटरनिटी बेनिफिट में यही देखा है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्चुअली आई वाज वेरी कीन टू नो, ये मैटरनिटी बेनिफिट में ये जो डिसीजन लिया है जहां 100% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 6 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट गोज ऑन द एम्प्लॉयर ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय, इसने ये किसने लिया? किसी women decision maker या policy maker could not have done this. So मेरी है जहाँ की obviously Parul ma'am ने also said something very encouraging and I was happy to hear that कि government में opportunities है women के लिए. But then suddenly I reminded myself, आज सुबह एक report आई है जहाँ बताया जाता है PSU में women labor workforce participation is 10%. So अगर गवर्नमेंट और PSU को दोनों मिला के लिया जाए, जहां lot of direction, lot of policy decisions are being made, if the people in the right places, अगर वहां पे women का representation नहीं है, आगे जो streamlining होना चाहिए women के लिए, चाहे वर्क प्लेस में हो या पॉलिसी में हो, वो नहीं हो सकती है. So even हमारा जो emphasis रहना चाहिए अभी is that एक तरह से हम कभी-कभी हमको लगता है हमें पता है women को क्या चाहिए ताकि वो women workforce में रह जाए या retain हो जाए, but मुझे नहीं लगता है we really know that and it's very important. That's why हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए actually women employee को क्या चाहिए ताकि after शादी के बाद ये लोग drop out ना कर जाए या बच्चे होने के नहीं कर जाए. और ये बहुत जब तक ये होता रहेगा आप विश ही करते रह जाओगे कि लीडरशिप पोजीशन में विमेन होगा या बोर्ड पे विमेन होगा, पर अगर गायब भी हो गए आफ्टर मैटरनिटी देन वो लोग कहाँ से आएंगे? मतलब कहाँ से चूज करेंगे? कहाँ पे मेरिटोक्रेसी आएगा? कहाँ पे ये लोग कंसिडरेशन में भी आएंगे कि आप CEO बन जाइए या आप डायरेक्टर बन जाइए? तो उस की जरूरत है. उस फनल में अभी ज्यादा मेजॉरिटी मेल्स की है. सो वो जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन आप CEO बन जाओ. दैट वोंट बी राइट. करेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ना है और जो ट्रीटमेंट है ना उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है. एक सर्वे की हिस्सा बात है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम एक गेम चेंजर हो सकता है विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, लीडरशिप के लिए और कामकाज के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण. हालांकि पुरुष भी इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं. बहुत सारी IT कंपनीज में आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है. मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है जो आगे जाते हुए शायद एक्सेप्ट होगा. ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे मीनू से और प्रेरणा जी से कि ये वर्क फ्रॉम होम क्या गेम चेंजर हो सकता है. ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका CNBC आवाज़ अड्डा में. और आज हम बातचीत कर रहे हैं विमेन लीडरशिप के ऊपर. जो ग्रैंड थॉर्टन का एक सर्वे आया जिसमें बहुत एनकरेजिंग नंबर है कि संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. सर्वे की 2-3 पॉइंट है जो आपके सामने रखता हूँ, फिर इसी बात करेंगे. हमने शुरू में बताया था कि वर्क फ्रॉम होम से और काम के घंटों में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत फ़ायदा हुआ है. ऐसा मानने वालों की संख्या 63% है. 49% लोग महिलाएं मानती हैं, लोग मानते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने ये प्रेशर बनाया जिसका जिक्र ऋतुपर्णा जी बार बार कर रही हैं कि वो माइंडसेट, वो स्टीरियोटाइप टूट रहा है. थोड़ा लोग प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं आप विमेन लीडरशिप को आगे लेके आइए, उनका पार्टिसिपेशन आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो किसी मामले में पीछे नहीं है. तीसरा एक और बड़ा 90% लोग मानते हैं कि जो नया वर्क कल्चर बना है, जो बड़े ट्रेडिशनल टाइप के पुराने ऑफिस है उसकी बजाय नया वर्क कल्चर बना है, इजी वर्क कल्चर बना है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ. ऐसा मानने वालों की संख्या 90% है. तो मीनू जी, क्या वर्क फ्रॉम होम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है विमेन लीडरशिप के लिए, विमेन वर्कफोर्स को बढ़ाने में? मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा सा हमें एक विमेन से पूछना चाहिए कि उनके लिए क्या कंड्यूसिव है काम करने के लिए. जैसे पैंडेमिक के टाइम पे जब सब लोग घर से काम कर रहे थे, बहुत सारी विमेन एम्प्लॉयज, विमेन लीडर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो भी आप बोलिए, वो खुश नहीं थे बिकॉज उन्हें घर का भी काम करना था. उन्हें काफ़ी कुछ उनके घर पे शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं था कि वो अपने करियर को और अपने घर को साथ में मैनेज कर पाए.
एट द सेम टाइम काफी सारी विमेन लीडर्स जो थे उन्हें अपने बॉसेस से भी एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था, बिकॉज कहीं पे एक वो भी माइंडसेट था, काफी सारे लोगों को टाइम लगा उस माइंडसेट से निकलने में कि घर से भी लोग काम कर सकते हैं। तो एक वो मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे काफी सारे विमेन को ये प्रॉब्लम फेस हुआ था, जहाँ पे उनके बॉसेस उन पे प्रेशर डाल रहे थे कि काम वो 7 बजे 8 बजे शाम को कोई भी टाइम पे उनको वो कॉल्स आते रहते थे। दे वर एक्सपेक्टेड कि वो उन कॉल्स पे रहें। एट द सेम टाइम उनके ऊपर वो घर का भी प्रेशर था। आई थिंक काफी सारे विमेन जो थे वो बस वेट कर रहे थे कि कब ऑफिस खुलेंगे, कब हम वापस जाएंगे। एट द सेम टाइम अभी जितना जो मैं देख रही हूँ, एक ऑफिस में भी काफी सारा माहौल विमेन के लिए बना रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हर एक ऑफिस ऐसे सोच रहा है, बट काफी सारे ऑफिस सोच रहे हैं कि क्या हम उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज दे सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें ऑफिस में। क्या हम उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे सकते हैं, क्या हम उनको हाइब्रिड वर्किंग आवर्स, हाइब्रिड काम करने का प्रोसेस दे सके कि कुछ दिन आप घर से काम करिए, कुछ दिन आप ऑफिस में से काम करिए। सो आई थिंक एक पॉलिसी जो होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो जब वो बनाते हैं, अगेन ये पॉलिसी कौन बना रहा है, एक मेल एम्प्लॉय, मेल लीडर बना रहा है कि एक विमेन लीडर बना रही है? बिकॉज वो एम्पैथी होना जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो विमेन काम कर रही है उनके नीड्स क्या है, उनको क्या घर से काम करना है, उनको ऑफिस से काम करना है, उनको हाइब्रिड वे में काम करना है। वो आई थिंक एक चीज है जो उनको सोच के वो एक पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए। मीनू जी, आपके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ज्यादा अच्छा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस? आपकी निजी राय क्या है? मेरा जो अपना बिजनेस है, मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार ऐसे लगता है कि मुझे ऑफिस में होना चाहिए, बिकॉज मुझे अपने टीम के साथ बॉन्ड करने को मिलता है, उनके साथ बैठ के बात करने को, उनको समझने को मिलता है। तो मैं ऑफिस से काम करना कभी भी पसंद करूंगी, बट हाँ, मुझे खुद को कभी कभी ऐसे लगता है कि वो हफ्ते के 2 दिन मुझे घर पे बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैं ज्यादा अच्छे से सोच पाती हूँ, एंड जो मुझे स्ट्रैटेजी या जो मुझे प्लानिंग करना होता है वो घर पे बैठ के अच्छे से हो पाता है। मीनू जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अपने ऑफिस में जो हमारे यहाँ काम करती हैं मैंने उनसे इसी कोविड के दौरान ही पूछा कि वर्क फ्रॉम होम, या तो सबने कहा नहीं वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं, ऑफिस आना है मुझे। तो मैंने कहा ऐसा कि अरे मुझे मिलना है लोगों से, मीटअप नहीं हो पाते, ये नहीं हो पाता, नहीं पाता, और मुझे ऑफिस आना है। तो मैंने उनसे कहा देखिए अब ये न्यू नॉर्मल है, अब इसको वर्क फ्रॉम होम की वजह फ्लेक्सिबल आवर्स बोलिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि कोविड के दौरान या अदरवाइज भी एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया, घर के भी काम करो, बच्चों के काम करो, और पता नहीं बॉसेस को क्या ये शाम को 7 बजे जूम मीटिंग रख देते हैं। बताइए, वर्क फ्रॉम होम का मतलब थोड़ी 24 घंटे हम काम ही करते रहेंगे, उसके आवर सेट होने चाहिए कि उसी के बीच में जो जूम मीटिंग करनी करिए, शाम को 8 बजे जूम मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। प्रेरणा जी, आपके हिसाब से क्या वर्क फ्रॉम होम, चलिए वो वन ऑफ था, एक नई चीज़ें जब स्टेबल होती हैं तो बदलती हैं, वर्क फ्रॉम होम काम को ज़्यादा आसान बना सकता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, और ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लेक्सिबल आवर रखें? आपको लगता है कि 2-3 दिन में घर से काम कर सकता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा? सर, टू ईच हिज ओन, राइट। जिसके पास स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके पास पॉसिबिलिटी कि मैं अपने रूम में जाके बैठ के काम कर सकूं और मेरा बच्चा कोई और संभाल रहा है, श्योर वर्क फ्रॉम होम बहुत आराम से मैनेज हो सकता है। बट इंडिया के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर। वो एक ही जोन है जहाँ पे हमें काम भी करना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, एंड हस्बैंड को भी काम करना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, सो टू ईच इज ओन। जिसके लिए ऑफिस जाना कंफर्टेबल है वो ऑफिस जाके काम कर सकता है, जिस वुमन के लिए घर पे काम करना कंफर्टेबल है वो घर पे काम करना कंफर्टेबल है। एंड गिवन हम इतने आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक सबके सामने लाना चाहती हूँ। दैट ग्लास सीलिंग रिपोर्ट IIM अहमदाबाद ने प्रिंट की थी, जिसमें ये पता चलता है that 16% of board of directors in NSE 200 companies are made up of women. Only 16%. And ये 16% क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आई थी कि 16% वुमेन डायरेक्टरशिप होनी चाहिए, तो हमारा देश 16% पे आके स्टेबल हो गया है। हम उससे आगे ही नहीं जा पा रहे।
वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी। हम बोल रहे हैं दैट जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी मेक करना चाहिए। ये खाली पॉलिसी मेकर्स का रोल नहीं है, ये हम सब एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ये 16% से आगे का नंबर हम लोग को टच करना है। वी टॉक अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी, बट आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी जेंडर कॉम्पिटेंसी, नॉट जेंडर डाइवर्सिटी। वी शुड टॉक अबाउट कि हमें अपने गर्ल चाइल्ड को फोकस पे लाना चाहिए, उनको एजुकेशन देना चाहिए, उनको न्यूट्रिशन देना चाहिए, उनको सेफ्टी देना चाहिए, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज तभी ये कम्युनिटी जाके बड़ी बनेगी। सो वी हैव टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू देम एंड वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू देम टू ग्रो। आज हर जगह पे मैंने अपना मार्क छोड़ रही है, बट व्हाट इज लैकिंग फॉर अस टुडे, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपने चिल्ड्रन, हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसी मेकर्स, इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस एज अ कम्युनिटी टू मेक दैट चेंज हैपन। वेल सेड। ये एक सोसाइटल चेंज है और ये कम्युनिटी से ही आएगा, इसको कोई सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, ये विद इन होगा। और एक चीज़ और जो अभी हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ये सभी के लिए, कि विमेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, जो सोशल प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम का भी हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि बच्चे भी उन्हीं को देखना है, घर के काम भी उन्हीं को देखना है, ऑफिस काम, मतलब उनको बहुत डबल मेहनत पड़ गई। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत और अन्यायपूर्ण बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे उसको न ट्रीट करके आप उसी माइंडसेट से अभी भी उनको ट्रीट करते हैं, जिससे बचना चाहिए, जिससे बिल्कुल किसी भी हालत में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये शायद दूर करने की ज़रूरत है। शिवकांत जी, एक लेकिन बहुत ही सीरियस सवाल है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी एक ताज़ा रिपोर्ट में पढ़ रहा था वर्ल्ड बैंक की, उसमें ये कहा गया कि भारत में, कंपैरिजन में चाइना से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ये नंबर था, कंपैरेटिव नंबर था, 21% महिला फोर्स है भारत में और वहाँ 79% है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। समस्या यहाँ पे एक लिहाज से ये देखनी पड़ेगी कि जो हमारी वर्किंग एज है, जो वर्किंग प्रोडक्टिव एज होती है कि 18 से 40-42, वो एज बड़ी संख्या में भारत में है और उसमें से आधी आबादी आइडल है, काम नहीं करते हो या उनको हम काम नहीं कराते, जिस पे पूरी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हम जो ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लिए सोच रहे हैं, ये रास्ते की सबसे बड़ा बाधा मुझे ये लगती ये है, क्योंकि आगे 5, 10, 15 साल में आपकी जिस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन का जो नंबर गिर रहा है, या आपकी पॉपुलेशन को एजेड कर देगा, क्योंकि आप आधे लोगों से तो काम ही नहीं करा रहे हैं, वो एजेड करेगा और फिर आपको महसूस होगा कि आपने उस बड़ी चीज़ को मिस किया जिसको इस वक्त किया जा सकता था। इसलिए विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उनको आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए। शिवकांत जी। जी, देखिए, एक बात तो ये है कि उनसे काम कराया नहीं जाता, काम तो कराया ही जाता है, घर का काम सारा वही तो करती है ना। तो मेनली आप प्रोडक्टिव काम जो मतलब पेड वर्क है वो नहीं करवाते, लेकिन घर का काम सारा करवाते हैं। ये असल में एक बड़ी समस्या है। मैं अगर मीडिया के बोर्ड रूम और ट्रेडिंग डेस्क के बोर्ड रूम और सिक्योरिटी के बोर्ड रूम के अनुभव के हिसाब से बात करूं, तो बोर्ड रूम में जब ये फैसले लिए जाते हैं कि किसको फंडिंग दी जाए या किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको न किया जाए, उसमें महिला पुरुष जब देखे जाते हैं तो महिलाओं के साथ एक तमका जुड़ा रहता है कि ये 100% अपना जो है टाइम या अपना डेडिकेशन नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी भी है। और भारत में खास तौर पे होता है, इस तरह से उसे देखा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। जब हम फंडिंग के लिए या बाकी फैसलों के लिए रेस ब्लाइंड हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, भारतीय जब स्टार्टअप जाता है यहाँ पश्चिम में फंडिंग मांगने, या चाइनीज स्टार्टअप जाता है, तो उसको ये करके नहीं किया जाता कि ये तो भारतीय, इसको नहीं देंगे, बल्कि उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उनको मालूम है कि मेहनत करते हैं और ये इसका रिटर्न देंगे। तो जब आप उस मामले में रेस ब्लाइंड हो सकते हैं, तो आप जेंडर ब्लाइंड क्यों नहीं हो सकते? आपको वहां विमेन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है? वहां चाहे मेल रिप्रेजेंटेटिव हो या फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको क्वालिटी देख करके, पोटेंशियल देख करके फैसले लेने चाहिए। अगर वो पोटेंशियल देख करके फैसले लेंगे तो महिलाओं को अपने आप ही आगे आने की जो है मौके मिलेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम उनको प्रोडक्टिव काम पर जाने ही नहीं देंगे तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, घटेगा।
तो ये एक वजह है। लेकिन चीन और भारत के आंकड़ों में जो आपको विषमता दिखाई देती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चीन में बहुत से काम जो हैं उनके आंकड़े लिए जाते हैं, भारत में बहुत से काम के आंकड़े नहीं लिए जाते। जो गैर संगठित हमारे यहाँ जो काम है उसके आंकड़े हमारे पास बिल्कुल नहीं है, चीन में हैं। इस वजह से ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी आपको दिखाई दे रही है। वास्तव में इतनी बड़ी डिस्पैरिटी नहीं है, लेकिन है। कम से कम शहरों की जो आबादी है, जहां पढ़े लिखे महिलाएं हैं जो घर पर रखी जाती हैं, जो काम पर नहीं जाती, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये इसके पीछे जो वर्क कल्चर, हमारी जो परिवार कल्चर है ना, ये सबसे बड़ी अड़चन है। केवल ये है कि उसकी जिम्मेदारी घर के काम की और बच्चों की जिम्मेदारी महिला की क्यों हो, पुरुष की क्यों ना हो। यहाँ जो है आप देखें किचन में, पहली बात तो यूरोप में किचन में बहुत कम काम होता है, वीकेंड में काम होता है, लेकिन जितना भी किचन में काम होता है उसका आधे से ज्यादा पुरुष करते हैं। खाना वो बनाते हैं, बाकी घर की सफाई के काम वो करते हैं। यहाँ माइयां नहीं होती हैं, इस तरह से नौकर नहीं होते, सब काम खुद ही करना पड़ता है, तो बराबर का काम करते हैं, बच्चों की देखभाल भी करते हैं। तो जब बाकी दुनिया की आबादी ये कर सकती तो भारत में क्यों नहीं कर सकती। तो भारत में ये जो विषमता आपको दिखाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी परिवार कल्चर। ये एक्चुअली, और ये मुझे लगता है चेंज होना चाहिए और सभी काम को एक दूसरे को बदलना चाहिए। समय कम है, लेकिन एक छोटे छोटे कमेंट मुझे चाहिए ऋतुपर्णा जी आपसे, फिर पारुल जी आपसे। एक और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको उसी स्पिरिट में लीजिएगा। क्या ये जो हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि अप मार्केट ऑफिस है, हाई फाई ऑफिसेज हैं, जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ ज़्यादा कंफर्ट और कोजी एटमॉस्फेयर होता है काम करने का, रादर देन की जो वर्नाकुलर है वहाँ पे? आई डोंट थिंक ये ऐसा कोई मतलब सेग्रीगेशन है विमेन के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर अप मार्केट है, क्लासी वर्क ऑफिस डेकोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाय डिजाइन women employees को special सुविधा exception, and I don't think that's not how it is. I have seen many offices जहाँ पे कुछ fancy offices नहीं है या building नहीं है, ये फिर भी महिलाओं को उनकी जो respect को deserve करते हैं या opportunity को deserve करते हैं वहाँ होता है। So I don't think जो बाहर से या बाहरी जो शो है उससे determine हो पाता है कि अगर women के लिए opportunities available है कि नहीं। So I have not seen it. मैं गलत हो सकती हूँ, but no, I don't think उस वजह से कोई discrimination नहीं है with women. ओके, पारुल, एक क्विक कमेंट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी मैटर करती है। For example, police में we have a very strict hierarchy, and क्योंकि जिस uniformed forces में एक discipline होता है, you have to listen, to your superiors, to your bosses. तो हाँ, उसका definitely एक impact है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, you have to be a professional at the end of the day. It's irrespective of you have to earn the respect of the men you are commanding. जी. Just because you're sitting on that position doesn't automatically give you that respect. It comes with your work, it comes with your professionalism, it comes with your decision making ability. और एक बार आप अपने अधीनस्थों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अर्न करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता ही है। बट हाँ, गवर्नमेंट में वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं और कुछ क्योंकि जॉब सिक्योरिटीज हैं और जो प्रमोशन के एवेन्यूज हैं उनका एक अपना तरीका होता है, तो उससे एक श्योरिटी तो जरूर मिलती है कि हाँ, कम से कम इतनी महिलाएं तो हैं जिनको कुछ अच्छे अगर रोल्स दिए जाएं तो वो वहाँ पे काम अपना बेहतर काम दिखा सकती हैं। परफेक्ट। तो चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और एक नेट ये है कि एक अच्छी खबर है, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि कम से कम थोड़ा ही सही लेकिन सुधार हो रहा है। और जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विमेन लीडरशिप या विमेन पार्टिसिपेशन या उनके काम काज को आपकी जिम्मेदारी है या सिस्टम की जिम्मेदारी, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, कि आप इतना कंफर्टेबल बनाइए कि कहीं उनको ये महसूस ना हो और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, कर सकती हैं। ये हमारा सर्वे ही दिखा रहा है। तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए और एक सोसाइटल चेंज और एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की ज़रूरत है। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका काम करना आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े और अपने व्यूज़ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग अगले किसी सर्वे में इस तरह शो करेंगे तो ये संख्या मुझे और बढ़ती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।